दोस्तों जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा स्टेडियम आतंकवादियों के कब्जे में आ जाए, हर कोने में बम लगे हों और हजारों लोगों की जान खतरे में हो, तब क्या करेगा एक साधारण सा सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन ये गार्ड कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसका अतीत बेहद खतरनाक रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वेलकम टू द सडन डेथ की, जहां जेसी फ्रीमैन अपने परिवार और मासूम लोगों को बचाने के लिए अकेले ही आतंकवादियों से भिड़ जाता है। वेल, अब वो इसमें कामयाब होता है या फिर वो उनके हाथों मारा जाता है, आइए जानते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेलकम टू सडन डेथ। ये कहानी है जेसी फ्रीमैन की, जो कभी स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहा करता था, लेकिन अब उसने फौज छोड़ दी है और एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। उसकी असली पहचान और अतीत के बारे में किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट से, जहां स्पेशल फोर्सेस की एक टीम आतंकवादियों के कब्जे में है। आतंकवादी उन्हें बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं और एक एक करके उनके साथियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अगली बारी आती है एक लड़की की, जिसका नाम है वाइन। उस पर भी जुल्म ढाया जा रहा है ताकि उससे जरूरी जानकारी निकलवाई जा सके। लेकिन जब वाइन कुछ भी नहीं बताती, तो आतंकवादी उसको मारने की तैयारी करने लगते हैं। और ठीक उसी समय सामने आता है जेसी, जो वाइन की जान बचाने के लिए कह देता है कि इस लड़की को कुछ नहीं पता। वो चाहता है कि इन आतंकवादियों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। उसकी ये चाल काम भी करती है और अब सारे आतंकवादी उसको पकड़ लेते हैं। जेसी को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है ताकि वो राज खोल दे, लेकिन जेसी जानता है कि अगर उसने कुछ भी बताया तो सैकड़ों साथियों की जान चली जाएगी। इसीलिए वो सब सहता रहता है और आखिरकार जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है। आतंकवादी सोचते हैं कि अब जेसी मरने वाला है, लेकिन जैसे उन्हें लगता है कि सब काबू में है, जेसी अचानक उठ खड़ा होता है। वो अपनी बेड़ियां तोड़ता है और पलटवार करता है और एक एक करके सभी आतंकवादियों को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपने दोनों साथियों को भी छुड़ा लेता है, जो अब तक जिंदा थे। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि जाने से पहले एक आतंकवादी बम को एक्टिवेट कर चुका है। वक्त बहुत कम है, इसीलिए तीनों वहां से भाग निकलते हैं। अब जैसे ही वो बाहर आते हैं, अचानक से जबरदस्त धमाका होता है जो उस पूरी जगह को उड़ा देता है। इस विस्फोट में जेसी बेहोश होकर गिर पड़ता है, जहां कुछ समय बाद होश आने पर उसको पता चलता है कि उसके दोनों साथी मारे जा चुके हैं और अब सिर्फ वही जिंदा बचा है। वक्त गुजरता है और सालों बाद हम जेसी को एक बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हुए देखते हैं। अब वो स्पेशल फोर्सेस का सिपाही नहीं रहा, बल्कि एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। उसकी एक छोटी सी फैमिली है, उसकी पत्नी अलीशा, बेटा रायन और बेटी मारा। यही उसका पूरा संसार है। लेकिन परिवार को अक्सर उससे शिकायत रहती है कि वो अपने काम में इतना डूबा रहता है कि बच्चों को समय नहीं दे पाता। अलीशा उसको कई बार कहती है कि बच्चों को भी उसकी जरूरत है। आखिरकार जेसी भी इस बात को गंभीरता से लेता है और सोचता है कि आज वो अपने बच्चों को अपने काम की जगह पर लेकर जाएगा। वो एक बड़े बास्केटबॉल स्टेडियम में काम करता है, जहां उस दिन एक बहुत ही अहम मैच होने वाला है। जेसी को यकीन था कि उसके दोनों बच्चों को ये मैच जरूर पसंद आएगा, इसीलिए वो रायन और मारा को अपने साथ ले आता है। जहां अंदर आते ही वो उन्हें उत्साहित होकर कहता है कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि इस मैच को देखने सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि शहर की मेयर क्रिटिटन, गवर्नर पॉल और स्टेडियम की मालकिन डैना भी आने वाली है। जहां थोड़ी देर में डैना अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंट्री करती है। अब अरबपति होने के कारण मीडिया की नजरें बस उसी पर टिकी रहती है। इधर जेसी अपने बच्चों को स्टेडियम का सर्वेलेंस रूम दिखाने लेकर जाता है, ताकि वो समझ सके कि मैच के पीछे कितनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। वहाँ उनकी मुलाकात जेसी की बॉस डेविल और उसके साथी कस से होती है। ये सब देखकर बच्चे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल नया था। इसी बीच कुछ लोग स्टेडियम में घुसते हैं, जिन पर सिक्योरिटी को शक होता है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो वाईफाई वाले हैं। अब पूरी तरह चेकअप के बाद गार्ड्स उनको अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। उधर जेसी अपने बच्चों को उनकी सीट पर बैठा देता है। तभी उसकी नजर दो दर्शकों पर पड़ती है, जो आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब जेसी तुरंत दखल लेता है और उन्हें बाहर लेकर चला जाता है। दूसरी ओर वीआईपी लाउंज में डाना मेयर और गवर्नर से मिल रही होती है। दोनों उसकी तारीफ करते हैं कि शहर के डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा हाथ है और पूरा शहर उसका शुक्रगुजार है।
लेकिन तभी हालात अचानक बदल जाते हैं। वही लोग जो खुद को वाईफाई वाला बता रहे थे, असल में आतंकवादी निकलते हैं। सबसे पहले वो सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं और फिर नकली सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर असली गार्ड्स को मारने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा स्टेडियम उनके कब्जे में आ जाता है और एक एक कोने में वो बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं। मैच चालू हो जाता है। भीड़ खुश होकर चीयर कर रही होती है। किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि अंदर क्या हो रहा है। रायन और मारा भी मैच का मजा ले रहे होते हैं। उधर वीआईपी रूम में उन आतंकवादियों का बॉस जॉब घुस आता है। पहले तो वो बड़ी चतुराई से खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन डाना को धीरे धीरे उसके ऊपर शक होने लगता है और जैसे ही जॉब को एहसास होता है कि उसका भेद खुलने वाला है, वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। वो सीधा डाना पर निशाना साधकर कहता है कि अब उन्हें उसकी शर्तें माननी होगी। गवर्नर पॉल उसकी बात काटते हुए कहते हैं, ये जगह कोई मजाक करने की नहीं है। तुम यहाँ पर आकर कुछ भी मांगोगे और हम मान लेंगे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जॉब सीधा गोली चलाकर गवर्नर को मार देता है। कमरे में मौजूद सभी लोग सख्ते में आ जाते हैं, जबकि बाहर स्टेडियम में खेल नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। इधर रायन पूरी तरह मैच में डूबा होता है, लेकिन मारा अपने पिता के काम के बारे में बात करना चाहती है, जिस पर रायन उसे कह देता है कि उनके पापा का काम कोई खास काम नहीं है, वो तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये सुनकर मारा को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में वो कहती है कि मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ, तुम अकेले मैच देखो। अब उस रेस्ट रूम को ढूंढते ढूंढते मारा गलती से उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां आतंकवादी नकली गार्ड बनकर असली गार्ड्स को मार रहे होते हैं। ये नजारा देखकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉब के दो आदमी उसको पकड़ लेते हैं। अब मारा उनके कब्जे में है। दूसरी ओर जॉब डाना के सामने अपनी असली मांग रखता है। उसे तुरंत $1 बिलियन अपने एक सीक्रेट अकाउंट में चाहिए। अब हम देखते हैं कि जॉब की टीम में मौजूद हैकर, जिसका नाम गामा है, डाना के हाथ में एक फोन थमा देती है। उसका मकसद ये था कि डाना उसमें अपनी सारी डिटेल्स डाल दे ताकि पैसे ट्रांसफर हो सके। इसी दौरान मामा नाम की एक महिला सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बंद कर देती है ताकि अगर किसी को हल्का सा भी शक हो तो भी वो बाहर किसी को कुछ ना बता पाए। दूसरी ओर जेसी अपने बच्चों के पास पहुंचता है, लेकिन उसको पता चलता है कि मारा वहां पर नहीं है। जब वो रायन से पूछता है तो रायन बताता है कि मारा रेस्टरूम गई है। ये सुनकर जेसी गुस्सा हो जाता है और रायन को डांटता है कि उसे अपनी बहन के साथ रहना चाहिए था। तभी उसको याद आता है कि वीआईपी पास के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। वो तुरंत डिवाइस एक्टिवेट करता है, लेकिन जॉब के लोग भी इस हरकत को पकड़ लेते हैं और मारा के सिग्नल को बाउंस कर देते हैं। अब जेसी पूरी ताकत से मारा की तलाश में लग जाता है। तलाश के दौरान उसका सामना एक नकली सिक्योरिटी गार्ड से हो जाता है, जहां एक लंबी लड़ाई के बाद जेसी उसको मार गिराता है। फिर उसकी मुलाकात गस से होती है और वो उसको पूरी सच्चाई बता देता है कि असली गार्ड्स की जगह आतंकवादियों ने ले ली है और कुछ बड़ा होने वाला है। वो दोनों मिलकर कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि जॉब के आदमी पूरे कमरे में फैले हुए हैं। इन्हें देखते ही आतंकवादी फायरिंग शुरू कर देते हैं और अब जान बचाने के लिए जेसी और गस किसी तरह भागकर लिविंग रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां जेसी गस से कहता है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है उनके पास बेहद एडवांस हथियार है। इसका मतलब साफ है कि ये कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक अपराधी हैं। इसी बीच वीआईपी रूम में डैना और मेयर जॉब की पहचान कर लेते हैं। उनको याद आता है कि जॉब तो पहले सीआईए का हिस्सा था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसने एक मासूम मुस्लिम परिवार की हत्या कर दी। उस घटना के बाद लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया। यही वजह है कि उसका करियर तबाह हो गया और आज वो इस रास्ते पर उतर आया है। अपनी पुरानी बातें सुनकर जॉब गुस्से से पागल हो जाता है और सब पर चिल्लाने लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है। जहां दूसरी ओर मारा, जो कैद में है, भागकर छुपने की कोशिश करती है। उसकी निगरानी ओमेगा नाम के एक आदमी को सौंपी जाती है। अब ओमेगा को काफी देर लगती है उसको ढूंढने में, जिसके बाद वो उसको धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत करी तो वो उसको मार देगा। उधर जेसी और गस जैसे ही बाहर निकलते हैं, उनकी नजर गामा पर पड़ती है। जेसी तुरंत समझ जाता है कि ये भी आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। गस उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गामा शानदार फाइटर होती है। वो एक ही झटके में गस को पटक देती है और अब जेसी और गामा के बीच में जोरदार लड़ाई होती है, जहां काफी देर की जद्दोजहद के बाद
आखिरकार जैसी उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। जैसी बंदूक तानकर उसे पूछता है कि मेरी बेटी कहां पर है, जिस पर गामा कहती है कि उसे मारा के बारे में कुछ नहीं पता और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जैसे मैच खत्म होगा पूरा स्टेडियम बॉम्ब के धमाके से उड़ जाएगा। ये कहकर गामा खुद को खत्म कर लेती है। अब ये सुनकर जैसी भी हिल जाता है। उसे एहसास होता है कि गामा ने पास ही में बॉम्ब लगाया है। वो तुरंत वहां पर पहुंचकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। अपने स्पेशल फोर्सेस के पुराने अनुभव की वजह से वो इस काम में माहिर था और वक्त रहते वो धमाके को टाल देता है। जैसी गस से कहता है कि स्टेडियम में और भी बॉम्ब हो सकते हैं, इसलिए हमें हर हाल में उन्हें ढूंढकर डिफ्यूज करना होगा। साथ ही में जितने लोग भी हॉस्टेज हैं उनको आजाद कराना भी जरूरी है। इसी वजह से वो दोनों अलग अलग दिशा में निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी ओर जॉब का गुस्सा डाना की बातों से और भड़क जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसकी एक गलती की वजह से सरकार ने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जहां गुस्से में वो डाना को जबरदस्ती एक बंदूक थमाता है और कहता है कि उसे अब चुनाव करना होगा, या तो अपने बॉयफ्रेंड को गोली मारे या फिर मेयर को। डाना कुछ सोच पाती उससे पहले ही जॉब के आदमी आकर बताते हैं कि पैसे उसके अकाउंट में पहुंच चुके हैं। अब ये सुनते ही जॉब थोड़ा शांत हो जाता है और अपने अकाउंट की जांच करने लगता है, लेकिन उसका असली मकसद अभी भी बाकी था। वो पूरे स्टेडियम को उड़ाना चाहता था। वो तुरंत गामा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस किस जगह पर बॉम्ब लगाए गए हैं, मगर उसको अंदाजा हो जाता है कि गामा अब जिंदा नहीं है क्योंकि उसका ईयरपीस जैसी के हाथ में पहुंच चुका था। इसी से जॉब समझ जाता है कि कोई गार्ड है जो अब भी जिंदा है, जिसे उसकी टीम ने रिप्लेस नहीं किया है। गामा की मौत की खबर सुनते ही जॉब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देता है कि उस गार्ड को ढूंढ निकालो और खत्म कर दो। तभी ओमेगा मारा को लेकर वहां पर पहुंचता है। अब मारा को भी उन्हीं के बीच बैठा दिया जाता है। इसी बीच जैसी भागता हुआ रायन के पास पहुंचता है और उसको समझाता है कि उसे कैसे मदद करनी होगी। रायन अपनी बहन के लिए डरा हुआ है, लेकिन वो हिम्मत जुटाता है। फिर जैसी और गस साथ मिलकर बॉम्ब ढूंढ निकालते हैं क्योंकि अगर वो वक्त रहते इन्हें डिफ्यूज नहीं करेंगे तो स्टेडियम में बैठे हजारों लोग पल भर में खत्म हो जाएंगे। भीड़ अभी भी मैच का मजा ले रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके सर पर मंडरा रही है। उधर जॉब मारा से सवाल जवाब कर रहा है। वो उसको डराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसको पता है कि उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। लेकिन मारा एकदम निडर होकर खामोश रहती है। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं दिखता। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी छोटी बच्ची में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। आखिरकार मारा जॉब को जवाब देती है कि उसको अंदाजा भी नहीं है कि उसके पिता कौन है और अगर वो यहाँ पर पहुंच गए तो जॉब का बचना मुश्किल है। दूसरी ओर जैसी लगातार बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा है, जिसके बाद वो एक नया प्लान बनाता है और अनाउंसमेंट रूम की ओर दौड़ पड़ता है ताकि वो वहां से इमरजेंसी एग्जिट करा सके। वहां मौजूद आदमी को वो सारी स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसी की बात पर विश्वास ही नहीं करता। और तभी अचानक जॉब के 2 आदमी वहां पर आ धमकते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जहां अफरा तफरी में जैसी किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल जाता है, लेकिन पीछे वो अनाउंसर रह जाता है जो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, जो उनकी गोली का शिकार बन जाता है। अब बाहर आते ही जैसी की मुलाकात अपने बॉस डेविन से होती है। जैसी उसे पूरी सच्चाई बताता है कि स्टेडियम में वास्तव में क्या चल रहा है, लेकिन बातचीत के दौरान ही जैसी को एहसास होता है कि शायद डेविन भी उन आतंकवादी के साथ मिला हुआ है और तभी डेविन उसके ऊपर बंदूक तान देता है। जैसी तुरंत अपना ईयरपीस ऑन करता है और जॉब की टीम को ऑर्डर भेजता है कि वही असली गार्ड उनके सामने खड़ा है और अब वो उसे मारने वाला है। अब डेविन जैसे उसको मारने की कोशिश करता है, उससे पहले ही जैसे फुर्ती दिखाकर उसकी बंदूक को छीन लेता है। दोनों के बीच काफी लंबी लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार बाजी जैसी के हाथ लगती है। वो डेविन को मार देता है, जिसके बाद वो उसका ईयरपीस उठाता है ताकि जॉब को ये यकीन रहे कि डेविन अब भी जिंदा है और इसी बहाने उसे अपनी बेटी मारा की लोकेशन का भी पता चल जाता है, जो कि वीआईपी रूम में कैद थी। उधर जॉब के सामने जैसी की फाइल आ जाती है। उसको पता चलता है कि जैसी कोई मामूली गार्ड नहीं है, बल्कि वो एक स्पेशल फोर्सेस का टॉप ऑफिसर रह चुका है।
ये जानकर जॉब की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये आदमी उसके पूरे मिशन को तबाह कर सकता है। वो गुस्से में फिर से मारा से पूछताछ करता है और बातचीत में उसको ये भी पता चल जाता है कि मारा का एक भाई भी है। वो तुरंत ओमेगा को ऑर्डर देता है कि जाओ और इसके भाई को पकड़ कर लाओ। ओमेगा रायन तक पहुंचता है और मीठी मीठी बातें कर उसको साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रायन को अपने पिता की कही बात याद थी कि किसी भी हालत में अपनी सीट से मत उठना, इसीलिए वो उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। जब ओमेगा जबरदस्ती करने लगता है तो रायन जोर से चिल्लाता है, जहां आसपास बैठे लोग उसको देखने लगते हैं और ओमेगा समझ जाता है कि ऐसे वो उसको यहाँ से लेकर नहीं जा पाएगा। अब नाकाम होकर वो वहां से भाग निकलता है। इसी बीच जॉब की टीम सर्विलांस रूम में देखती है कि जैसी कहां पर छुपा हुआ है। वो तुरंत 3 असैसिन्स को वहां पर भेज देता है, जिनमें ओमेगा भी शामिल होता है। वो जेसी के ऊपर धावा बोल देते हैं, लेकिन जितना आसान ये सब सोच रहे थे उतना आसान होता नहीं है। जेसी एक एक करके इन सबको मार गिराता है, जहां आखिर में उसका सामना ओमेगा से होता है। अब इन दोनों के बीच में भी काफी लंबी और जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसके बाद जेसी ओमेगा को भी मार गिराता है। अब जेसी गस के पास पहुंचता है, जहां पर ये दोनों मिलकर स्टेडियम के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं और वीआईपी रूम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं। गस बाहर निकलकर हालात का जायजा लेता है और तभी उसे एक और बॉम्ब दिखाई देता है। अब चूंकि जेसी वहां पर नहीं था, इसीलिए गस खुद ही उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि ये संभव नहीं है तो वो बम उठाकर दौड़ पड़ता है। इधर जॉब डेटोनेटर दबाने वाला होता है कि तभी कांच तोड़ते हुए जेसी वहां पर आ धमकता है। जॉब जेसी को देखते ही बटन दबा देता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि लगभग सारे बॉम्ब पहले ही डीएक्टिवेट हो चुके हैं, जबकि गस ने उस बॉम्ब को एक बॉक्स में डाल दिया था, इसीलिए उसके धमाके से किसी को चोट नहीं पहुंचती है। ये देखकर जॉब बौखला उठता है और गोलियां चलाने लगता है, जिसके जवाब में जेसी उसके एक एक आदमी को मार देता है। ये देखकर जॉब समझ चुका है कि अब बारी उसकी है, इसीलिए वो मारा को पकड़कर भीड़ की तरफ भागने लगता है। लोग डर के मारे चीख पुकार मचाते हैं। तभी घर पर मौजूद अलीशा को भी खबर लगती है कि स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ है। उसे अपने परिवार की चिंता होती है और वो फौरन वहां पहुंचने के लिए निकल जाती है। इधर जेसी और जॉब आमने सामने आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में भी जबरदस्त भिड़ंत शुरू होती है, जहां लड़ाई के दौरान जॉब चाकू से जेसी को घायल कर देता है, जिससे वो नीचे गिर पड़ता है। मारा ये सब देखकर सहन नहीं कर पाती और पूरी ताकत से जॉब को लात मार देती है। अब गुस्से में पागल जॉब उसको नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जेसी फिर से खड़ा होता है और अपनी बेटी को बचा लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच में एक आखिरी लड़ाई होती है, जहां पर जेसी को पता चलता है कि जॉब ने अपने पूरे शरीर पर बॉम्ब लगाए हुए हैं, जिसका डेटोनेटर उसने ऑन भी कर दिया है। तभी वहां पर डाना पहुंचती है और गोली चलाकर जॉब को घायल कर देती है। जेसी मौका पाकर उस पर जोरदार हमला करता है। वो उसको इतनी जबरदस्त लात मारता है कि जॉब हवा में उछल जाता है और तभी वो बॉम्ब फट जाता है। धमाका बहुत बड़ा होता है, लेकिन किसी को भी इसमें चोट नहीं लगती है, सिवाय जॉब के, जो इस धमाके में मारा जाता है। स्टेडियम में अब सब सुरक्षित थे। जेसी अपने बच्चों के साथ बाहर निकलता है और वहीं उसकी पत्नी अलीशा उनका इंतजार कर रही होती है। ये पूरा परिवार एक दूसरे से गले लग जाता है। डायना जेसी के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद वो उसको एक नया ऑफर देती है, स्टेडियम के सिक्योरिटी हेड की पोस्ट का। लेकिन जेसी मुस्कुराकर कहता है कि इस बारे में वो सोच कर बताएगा, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सबसे अहम उसका परिवार है। जिस खूबसूरत पल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वेलकम टू सडन डेथ की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।